ज्ञानदूत 2.0 में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के दो हिस्से हैं, यूवी और आईआर। आज हम यूवी स्पेक्ट्रम स्टार्ट करेंगे। यूवी स्पेक्ट्रम में जो टॉपिक्स इस वीडियो में हम पढ़ेंगे वो स्क्रीन पे दिख रहे हैं। इंट्रोडक्शन टू स्पेक्ट्रोस्कोपी, अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी में एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी किसे कहते हैं, और लॉज पढ़ेंगे, बियर लैम्बर्ट लॉ, उसके लिमिटेशंस, और साथ में पढ़ेंगे कि इसके एप्लीकेशंस और लिमिटेशंस क्या हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के जो टॉपिक्स हैं वो आपके स्क्रीन पे यहाँ नजर आ रहे हैं। इनको वीडियो के सीरीज में कुछ वीडियोस हैं, उनमें हम इसको कंप्लीट करेंगे। आपकी यूनिवर्सिटी में इसे किस वर्ष में, किस ईयर में पढ़ाया जाता है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर में, वो आप अपने सिलेबस को डाउनलोड करके देख सकते हैं। आमतौर पर यूवी स्पेक्ट्रम या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को बीएससी सेकेंड ईयर में पढ़ाया जाता है। इससे पहले कि हम स्पेक्ट्रोस्कोपी को शुरू करें, आज हम देख लेते हैं कि याद कर लेते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या विद्युत चुंबकीय जो तरंग होते हैं उसमें दो फील्ड्स होते हैं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड और एक मैग्नेटिक फील्ड एक्सक्यूज मी, जो कि जिस दिशा में लाइट प्रोपगेट कर रही है या डायरेक्शन में जा रही है, उसी डायरेक्शन में ये दोनों फील्ड्स एक दूसरे के 90 डिग्री एंगल के प्लेन में अग्रसित होते हैं। हमें ये मालूम है कि सभी प्रकार के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एक ही वेलोसिटी से आगे बढ़ते हैं और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के प्रोपगेशन के लिए या उसके अग्रसित होने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। यही कारण है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है वो वैक्यूम या निर्वात में भी ट्रैवल कर सकते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम किसे कहते हैं, ये याद कर लेते हैं या जान लेते हैं। अगर आपने पहली बार स्पेक्ट्रम का नाम सुना है तो जान लेते हैं कि जब विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को उनके वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी या एनर्जी के अनुसार जब व्यवस्थित किया हुआ हम देखते हैं, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ये वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी या एनर्जी के अनुसार बढ़ते या घटते हुए क्रम में अरेंज होते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ एनर्जी सबसे ज्यादा है गामा रेज की, और रेडियो वेव्स तक जाते जाते एनर्जी कम हो गई है। उसी प्रकार से वेवलेंथ जो है यहाँ कम है और रेडियो वेव्स तक जाते जाते वो वेवलेंथ जो है काफी कम हो गई है। तो इस प्रकार की जो व्यवस्था होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की, उसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के नाम से जानते हैं। विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के नाम आपके स्क्रीन पे हैं। जीके के लिए ये जानकारी जरूरी होती है और कई बार इसके ऊपर से क्वेश्चन आते हैं कि कौन सा स्पेक्ट्रोस्कोपी किस रेडिएशन के लिए है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर हमने इंफ्रारेड का रेडिएशन का इस्तेमाल किया है स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए, तो उसको हम वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी कहेंगे। और जो यूवी विजिबल लाइट का अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो वो स्पेक्ट्रोस्कोपी इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी कहलाई जाएगी। विभिन्न दूसरे प्रकार के जो नाम यहाँ पर स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, आप उसको नोट कर सकते हैं जीके के लिए और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के इंफॉर्मेशन के लिए। स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है? स्पेक्ट्रोस्कोपी है किसी भी मैटर या पदार्थ और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बीच में जो इंटरैक्शन होता है, उस इंटरैक्शन के अध्ययन को हम स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। इससे कई प्रकार के संकेत प्राप्त होते हैं। इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल किया जाता है और स्पेक्ट्रोफोटोमीटर उसको कहा जाता है या स्पेक्ट्रोस्कोप कहा जाता है, और जो संकेत प्राप्त होते हैं उससे हम यौगिकों को की पहचान कर सकते हैं। खास तौर से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के पहचान के लिए स्पेक्ट्रोस्कोपी एक बहुत ही विश्वसनीय तरीका है। हम स्पेक्ट्रोस्कोपी क्यों पढ़ें? ये आपको मालूम होना चाहिए कि स्पेक्ट्रोस्कोपिक तकनीक में बहुत कम जो अमाउंट में, बहुत कम मात्रा में अज्ञात यौगिक को लिया जाता है और उसी से ही हम सक्सेसफुली टेस्ट को कर सकते हैं। और ये जो अज्ञात यौगिक है इसे हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं बाय इवेपोरेटिंग द सॉल्वेंट। हम जो विलायक है उसको वाष्पित करके सिंपली उस यौगिक को पुनः प्राप्त कर सकते हैं, जो कि परंपरागत जो तकनीक है जिसमें
हम एलएस बनाते हैं, तत्व परीक्षण करते हैं, क्रियात्मक समूहों की जाँच करते हैं, फिर हम मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट पता करते हैं। उसके उस टेक्नीक में जो अज्ञात यौगिक है उसको वापस प्राप्त नहीं कर सकते। फिर स्पेक्ट्रोस्कोपिक तकनीक में ह्यूमन एरर्स आर मिनिमाइज्ड, जो इंसान के द्वारा गलतियाँ होती हैं वो इसमें कम से कम होती हैं, इसलिए ठीक रिज़ल्ट हमें आसानी से मिल जाता है। इस स्पेक्ट्रोस्कोपिक तकनीक में टाइम बहुत कम लगता है परंपरागत जो ट्रेडिशनल टेक्निक है उसकी तुलना में। स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड काफ़ी संवेदनशील होते हैं, कम से कम अ, जो कंसंट्रेशन होता है, कम से कम कंसंट्रेशन वाले यौगिक की भी ये पहचान बड़े सटीक ता से या बहुत सही तरीके से एक्यूरेसी से इसको कर लेते हैं। स्पेक्ट्रोस्कोपिक जो तकनीक है उसमें बहुत कम केमिकल्स की आवश्यकता होती है। एक विलायक चाहिए जिसकी हमें आइडेंटिफिकेशन करनी है, वह सैंपल चाहिए और बहुत ज़्यादा से ज़्यादा हुआ तो एक रेफरेंस यौगिक चाहिए जो कि कुछ स्पेक्ट्रोस्कोपिक तकनीकों में यूज़ होता है रेफरेंस यौगिक, संदर्भ यौगिक। जिसका सीधा-सा मतलब ये है कि इस तकनीक के द्वारा स्पेक्ट्रोस्कोपिक तकनीक के द्वारा जब हम आइडेंटिफिकेशन या यौगिकों की पहचान करते हैं, तो एनवायरमेंटल पॉल्यूशन नहीं होता क्योंकि इसमें से कुछ नया बनता नहीं है या कोई हम जो कंपाउंड है उसको इसमें बाय प्रोडक्ट वगैरह कुछ भी नहीं बनते हैं। स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है हमने अभी जाना कि इंटरैक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद मैटर है, यानी मैग्नेटिक रेडिएशन का मैटर के साथ जो इंटरैक्शन होता है उससे जो मॉलिक्यूल है हायर एनर्जी स्टेट में चला जाता है, लोअर से हायर एनर्जी स्टेट में। हायर एनर्जी स्टेट या उच्च ऊर्जा स्तर अस्थायी होता है, इसलिए मॉलिक्यूल वापस उस जो अवशोषित लाइट है उसको वापस प्रकाश के किरणों के रूप में बाहर एमिट कर देता है या उत्सर्जित कर देता है और वापस अपने ग्राउंड स्टेट में या ओरिजिनल स्टेट में पहुंच जाता है। जब एक्साइटेड मॉलिक्यूल ग्राउंड स्टेट में आते समय एनर्जी को उत्सर्जित करता है, लाइट को एमिट करता है तो उसे हम एमिशन स्पेक्ट्रम कहते हैं। लेकिन जब वो अवशोषण करता है तो कुछ काली लाइंस आ जाती हैं चमकते बैकग्राउंड में और उस स्पेक्ट्रा को हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा के नाम से पुकारते हैं। यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी खास तौर से ऐसे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की पहचान करने के लिए है जो कि संयुग्मित द्विबंध वाले यौगिक हैं, जैसे कि इनोन्स भी हैं, नाइट्रो कंपाउंड्स हैं या एरोमेटिक कॉन्जुगेटेड कंपाउंड्स की पहचान हम यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी के द्वारा कर सकते हैं। मैं आपको याद दिला दें, संयुग्मित द्विबंध या एकांतरीय द्विबंध का मतलब है डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड। इस तरह से एक अल्टरनेट डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड की जो श्रृंखला होती है, उसे संयुग्मित द्विबंध की श्रृंखला या संयुग्मित द्विबंध वाले यौगिकों के नाम से इसको जाना जाता है। एब्ज़ॉर्प्शन स्पेक्ट्रा किस प्रकार का होता है वो देख लीजिए। देखिए ये कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम है, जब सारी लाइट्स इसमें हैं और कोई भी इसमें से लाइट गायब नहीं है, सारी जो लाइट की रेडिएशंस है इसके अंदर व्यवस्थित है, उसे कहते हैं हम कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम। जब लाइट एब्ज़ॉर्ब होती है यानी ग्राउंड स्टेट से मॉलिक्यूल अपर स्टेट में एक्साइटेड स्टेट में पहुंचता है लाइट को एब्ज़ॉर्ब करके, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं। तो ऐसे में कुछ जब सैंपल में से जब जो सैंपल है सॉल्यूशन उसमें से लाइट हमने पास की और जो कुछ एब्जॉर्ब हो गए और जो निकल के जो इमिटेड लाइट आई है उसमें देखते हैं कि कुछ-कुछ लाइट की किरणें या लाइट रेडिएशंस जो हैं वो गायब हैं, उसकी जगह यहाँ पर काला रंग आ जाता है, काली लाइन्स आ जाती हैं क्योंकि वो अवशोषित कर ली गई हैं सैंपल के द्वारा। तो इस तरह के चमकीले बैकग्राउंड में काले लाइन्स वाले स्पेक्ट्रम को हम एब्जॉर्प्शन लाइन्स या एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कहते हैं। जब उच्च ऊर्जा स्तर से अनस्टेबल स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट से सिस्टम वापस नीचे आ जाता है और कुछ रेडिएशन एनर्जी को रेडिएशन के रूप में वो इमिट करता है, उत्सर्जित करता है, तो हमें काले बैकग्राउंड में चमकीले लाइन्स मिलते हैं, जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं। साथ ही ये गौर करने वाली बात है उसी यौगिक का जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम होगा और एमिशन स्पेक्ट्रम होगा, उनकी लाइन्स एक ही जगह पे होंगी जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं और ये दोनों एक-दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। यानी जो लाइन यहाँ से एब्ज़ॉर्ब हुई, वही यहाँ पर इमिट होगी, तो उनकी पोज़ीशन एक ही जैसी होती है। तो ये एक इंटरेस्टिंग बात है जो आपको मालूम होनी चाहिए।
ये इंस्ट्रूमेंटल जो इसकी टेक्नीक है उसका इंस्ट्रूमेंटल पार्ट का सिंप्लीफाइड रूप यहाँ पर दिखाया गया है। एग्जाम से पूछा जाता है कि लाइट सोर्स यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या लिया जाता है। तो जो मेन लाइट सोर्स है, लाइट के जो स्रोत हैं वो यहाँ दिखाए गए हैं। टंगस्टन फिलामेंट, ड्यूटेरियम आर्क लैंप, जेनॉन आर्क लैंप और एलईडी लैंप आजकल यूज किए जाते हैं। लाइट एमिटिंग डायोड्स, इनका लाइट के स्रोत के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। कॉलीमेटर से लाइट गुजरता है और देखिए आप सारी किरणें जो है उसके बाद इस तरह से एकत्रित होकर प्रिज्म में से निकलती हैं। प्रिज्म का काम है सारे जो वेवलेंथ है उनको फैला देना, और उसमें से ये जो वेवलेंथ सिलेक्टर है मोनोक्रोमैटिक लाइट, एक वर्णीय प्रकाश का सिलेक्शन करता है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं येलो रंग के प्रकाश का यूज किया गया है, सिलेक्ट किया गया है, और एक वर्णीय प्रकाश को फिर हम एक ट्रांसपेरेंट कवेट, इस ये वेसल, ये कंटेनर, इसको कवेट कहा जाता है, जो कि फ्यूज्ड सिलिका या क्वार्ट्ज ग्लास से बना होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, इसको ध्यान में रखिएगा। और इसलिए क्योंकि ये जो फ्यूज्ड सिलिका या क्वार्ट्ज ग्लास जो है वो ये दोनों चीजें, मटेरियल जो है वो यूवी लाइट, यूवी विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब नहीं करती हैं, इसलिए स्पेक्ट्रोस्कोपी में ये इंटरफेयर या अपना दखल नहीं करती हैं, कोई चेंज नहीं लाती हैं। तो अब देखिए ये होमोजेनियस सॉल्यूशन चाहिए होता है स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए। एक्सक्यूज मी। और ये आप देख सकते हैं जो इमिटेड लाइट है वो उसकी तीव्रता कम होती है, क्योंकि कुछ लाइट इस सैंपल के द्वारा अवशोषित कर ली गई है। ये जो इमिटेड लाइट है डिटेक्टर के ऊपर जाके पड़ती है और वो कंप्यूटर से लिंक्ड होता है, और फिर कंप्यूटर से हमें प्रिंट आउट मिलता है स्पेक्ट्रोस्कोपी का, जो स्पेक्ट्रम का प्रिंट आउट हमें प्राप्त होता है। ये आप देख सकते हैं, ये है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। यहाँ पर जो है सैंपल को यहाँ डाला जाता है और ये कनेक्टेड है कंप्यूटर से और प्रिंटर से, और जिससे कि ये काम काफी सोफिस्टिकेटेड होता है और आसानी से बिना गलती के हम कम समय में बड़े साफ सुथरे तरीके से कम केमिकल के साथ इस काम को सफलतापूर्वक कर सकते हैं, स्पेक्ट्रम निकाल सकते हैं। जब हम इंसिडेंट लाइट, आपतित किरण की अगर इंटेंसिटी को I0 से प्रदर्शित करें तो उसकी तीव्रता हमेशा अधिक होगी, और जब वो सैंपल में से निकल के जाएगा, सॉल्यूशन में से निकल के जाएगा, जैसे आप देख रहे हैं, तो उसकी तीव्रता हो जाएगी, लाइट की तीव्रता हो जाएगी कम, यानी ट्रांसमिटेड लाइट की तीव्रता कम होगी, और जो इंसिडेंट या आपतित जो किरण है उसकी तीव्रता अधिक होगी, क्योंकि जब वो सैंपल से पास होता है तब कुछ लाइट जो है सैंपल अवशोषित कर लेता है या एब्सॉर्ब कर लेता है। तो इसलिए आई जो है इंटेंसिटी ऑफ द ट्रांसमिटेड लाइट, इसकी इंटेंसिटी हमेशा कम होगी। अ, अब आते हैं एब्जॉर्प्शन लॉ के ऊपर। एब्जॉर्प्शन लॉ क्या कहते हैं? एब्जॉर्प्शन लॉ लैम्बर्ट लॉ है, बियर लॉ है, और फिर इन दोनों को मिलाकर बियर लैम्बर्ट लॉ है। लैम्बर्ट लॉ एल से शुरू होता है, तो यानी लंबाई, इस बात को आप इस तरह से याद रख सकते हैं। ये लैम्बर्ट लॉ के अनुसार कि जब सॉल्यूशन में से जब लाइट गुजरती है तो पथ लंबाई, पाथ लेंथ जितना अधिक होगा, एब्जॉर्प्शन उतना ज्यादा होगा। यानी जब मोनोक्रोमैटिक लाइट यानी एक वर्णी प्रकाश को किसी समांगी विलयन यानी होमोजेनियस सॉल्यूशन में से निकाला जाता है, से पास किया जाता है, तो जो लाइट की तीव्रता, लाइट जो अवशोषित होगी, वह पथ लंबाई या पाथ लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, समानुपाती होगी। इसका ये भी अर्थ है कि अगर किसी भी सॉल्यूशन को समान भागों में बांट दें हम, जैसा कि आप इस फिगर में, इस डायग्राम में देख रहे हैं, तो अगर समान भागों में किसी विलयन को हम बांट दें समान लंबाई में, तो बराबर लंबाई के जो विलयन होंगे वो बराबर इक्वल अमाउंट ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे, अवशोषित करेंगे। तो लैम्बर्ट लॉ को इस प्रकार से भी कहा जा सकता है। या फिर एक और तरीका है कि डिक्रीज इन इंटेंसिटी ऑफ लाइट, जो एक वर्णी प्रकाश का सॉल्यूशन के मोटाई के साथ या पथ लंबाई के साथ जो घटाव आता है उसकी तीव्रता में, वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इंटेंसिटी ऑफ लाइट के, वह समानुपाती होता है प्रकाश के तीव्रता के। यानी जितना घटाव इंटेंसिटी में होगा, उसका मतलब थिकनेस भी
सॉल्यूशन की ज़्यादा है, या दूसरे शब्दों में जितनी ज़्यादा पथ की लंबाई होगी, पाथ लेंथ जितनी ज़्यादा होगी, एब्ज़ॉर्प्शन उतनी ही एब्ज़ॉर्प्शन ऑफ लाइट उतना ही ज़्यादा होगा, और ये जो एब्ज़ॉर्प्शन है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लाइट के तीव्रता के या इंटेंसिटी ऑफ लाइट के। बीयर लॉ के अनुसार बीयर लॉ में कंसंट्रेशन की बात कही गई है। बीयर लॉ के अनुसार मोनोक्रोमैटिक लाइट को जब होमोजेनियस विलयन यानी होमोजेनियस सॉल्यूशन यानी समांगी विलयन में से गुजारा जाता है, और ये जो समांगी विलयन है उसको ट्रांसपेरेंट वेसल यानी ट्रांसपेरेंट कंटेनर यानी कवर्ट में रखा जाता है, तो ऐसे में जो लाइट का अवशोषण होता है वह कंसंट्रेशन या विलयन के सांद्रता के समानुपाती या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। बीयर लॉ के अनुसार जैसे-जैसे कंसंट्रेशन बढ़ेगा, एब्जॉर्प्शन वैसे-वैसे बढ़ेगा, और जो डिक्रीज इन इंटेंसिटी ऑफ लाइट, जो तीव्रता में घटाव आता है कंसंट्रेशन के साथ, वह समानुपाती है इंटेंसिटी ऑफ लाइट के। लाइट के जो तीव्रता है उसके समानुपाती या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट है। तो इन सभी बातों को मैथमेटिकल फॉर्म में भी हम आगे देखेंगे। अ, अब दोनों को अगर शामिल कर दिया जाए, क्योंकि दोनों ही एब्जॉर्प्शन और इंटेंसिटी से ताल्लुक रखते हैं। बियर लैम्बर्ट लॉ के अनुसार जो है, कोई भी अगर मटेरियल जो एब्जॉर्प्शन करती है यूवी विजिबल रेंज में, तो उसके जो लाइट की जो मोनोक्रोमैटिक लाइट का जो एब्जॉर्प्शन होगा, वह पाथ लेंथ और कंसंट्रेशन के ऊपर निर्भरशील होगा या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, उसके समानुपाती होगा। जितनी अधिक कंसंट्रेशन होगी और जितना अधिक लंबा पाथ लेंथ होगा, एब्जॉर्प्शन उतना ही ज़्यादा होगा। लेकिन माध्यम को होमोजीनियस होना चाहिए और लाइट जो है वो मोनोक्रोमैटिक होना चाहिए। ये कंडीशन होती है बियर लैम्बर्ट लॉ की। बियर लैम्बर्ट लॉ को हम इस प्रकार से समझ सकते हैं। देखिए, ट्रांसपेरेंट वेसल है या कंटेनर है, जिसे हम कवच कहते हैं। ये इंटेंसिटी है लाइट की, जो मोटे लाइन से दिखाई गई है उसका मतलब ज्यादा इंटेंसिटी है। जो इसमें से इमिट होकर निकल रही है उसकी इंटेंसिटी कम है, इसलिए ये पतले लाइन से दिखाई गई है। कुछ जो इंटेंसिटी का जो लॉस होता है वो स्कैटरिंग के लिए या रिफ्लेक्शन और इंटरफेरेंस से होता है, लेकिन खास तौर पर मोटे तौर पे या मुख्यतः जो है कंपाउंड के जो एटम्स या मॉलिक्यूल्स होते हैं जो अवशोषण करते हैं लाइट का, उसकी वजह से ये तीव्रता में कमी आती है या इंटेंसिटी कम हो जाती है। तो आप देख सकते हैं कि पथ की लंबाई जितनी ज्यादा होगी और पार्टिकल्स की संख्या जितनी ज्यादा होगी, उतनी ही जो गिरावट आएगी इंटेंसिटी में मोनोक्रोमैटिक लाइट के, जो कि इसमें से पास कर रही होगी। एब्जॉर्प्शन लॉ को समावेशित रूप में बियर लैम्बर्ट लॉ को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। यहाँ ए जो है एब्जॉर्बेंस है, ये एप्सिलॉन जो है मोलर एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट या मोलर क्षीणन गुणांक के नाम से इसको बुलाया जाता है, और अवशोषण करने वाले स्पीशीज को एटेन्यूएटिंग स्पीशीज के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ जो एल है वो है पाथ लेंथ या पथ की लंबाई, और सी जो है वो मोल पर लीटर कंसंट्रेशन की को रिप्रेजेंट करता है। एल जो लंबाई है, पाथ लेंथ जो है, पथ लंबाई प्रकाश की, वो सेंटीमीटर के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। एटेन्यूएशन या क्षीणन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जो फोटॉन्स किसी कंपाउंड में से हम गुजार रहे हैं, कुछ अवशोषण फोटोन का हो जाता है, जिससे जो बाहर निकलने वाले या इमिट होने वाले फोटोन्स हैं उनकी संख्या घट जाती है। तो ये जो एटेन्यूएशन है वो स्कैटरिंग के द्वारा भी होती है, लेकिन मुख्यतः एब्जॉर्प्शन के द्वारा क्षीणन या एटेन्यूएशन होता है। तो इन बातों को हम ध्यान में रखेंगे। लैम्बर्ट बियर लैम्बर्ट लॉ जो है उसको कई नामों से पुकारा जाता है। इसको कभी बियर लैम्बर्ट लॉ कहा जाता है, इसे कभी लैम्बर्ट बियर लॉ कहा जाता है, कभी इसको सिर्फ बियर लॉ के नाम से भी जाना जाता है, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आप देखेंगे इसको बियर लैम्बर्ट बूगर नाम से भी पुकारा जाता है। क्यों होता है ये जान लेते हैं। ये 1729 में सबसे पहले पियरे बूगर था, उसने इस लॉ को डिस्कवर किया कि पथ की लंबाई पाथ लेंथ के साथ साथ
यानी एल के साथ-साथ अवशोषण जो है वो लाइट का बढ़ जाता है। इस बात को 1716 में लैम्बर्ट ने बूगर को कोट करते हुए बताया कि बूगर के अनुसार पथ लंबाई के साथ-साथ अवशोषण बढ़ जाता है। लेकिन लैम्बर्ट ने ये नहीं कहा ये मैंने खोज की है, फिर भी इसका श्रेय जो है लैम्बर्ट को दिया गया और इस नियम को लैम्बर्ट के नाम से जाना गया। और आप देख सकते हैं कि लगभग 1 सेंचुरी के बाद 1729 के बाद 1852 में ऑगस्ट बियर ने ये बताया कि जैसे-जैसे कंसंट्रेशन सैंपल का बढ़ता जाता है, मोनोक्रोमैटिक लाइट का एब्जॉर्बेंस भी बढ़ता जाता है और यह जो है अवशोषण इंटेंसिटी के तीव्रता के समानुपाती है। बियर लैम्बर्ट लॉ को अगर हम मैथमेटिकली देखें तो हम पाएंगे कि माइनस डी आई डिक्रीज इन इंटेंसिटी विद डिक्रीज इन पाथ लेंथ चेंज इन पाथ लेंथ जो पाथ लेंथ है वो उसमें चेंज जो है छोटा सा चेंज डीएल से प्रदर्शित किया गया है और चेंज इन इंटेंसिटी को डी आई से प्रदर्शित किया गया है वो समानुपाती है इंटेंसिटी के। तो इस एक्सप्रेशन को इक्वेशन नंबर हम 1 देते हैं और इसका ये जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटा के जब इक्वल टू लिखते हैं तो एक कांस्टेंट लगाया हमने ए और ये ए जो है एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट के नाम से जाना जाता है। माइनस साइन इसलिए है क्योंकि यह दिखाता है कि डिक्रीज इन इंटेंसिटी यानी जो तीव्रता जो है उसमें कमी, इसलिए माइनस साइन यहाँ पर लिखा हुआ है। जो इक्वेशन 2 है उसका रीअरेंजमेंट और इंटीग्रेशन करने के बाद हमको इक्वेशन नंबर 3 प्राप्त होता है और सी जो है यहाँ पर वो इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। तो ये हमें प्राप्त हुआ इक्वेशन नंबर 3। वीडियो को पॉज करते हुए आप सारी जानकारी को नोट कर सकते हैं। इक्वेशन 3 में यदि L इज इक्वल टू 0 यानी पथ लंबाई अगर 0 हो तो उसका मतलब तीव्रता में कोई चेंज नहीं आएगा, लाइट की तीव्रता में कोई चेंज नहीं आएगा तो I इज इक्वल टू I0 होगा और ऐसे में C का मान माइनस ln I0 होगा। तो उसका मतलब हम इक्वेशन नंबर 3 को 4 की तरह लिख सकते हैं। यहाँ हमने C की वैल्यू इसके अंदर डाल दी है। इक्वेशन 4 को हम जो है ये नेचुरल लॉग बेस में था, ये ई बेस में हम इस तरह से लिख सकते हैं और 5 को हम लॉग बेस 10 में इस प्रकार से लिख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि इसको ई से लॉग बेस में चेंज करने के लिए 2.303 से ए को या कांस्टेंट को डिवाइड करना पड़ा और इस तरह से हमें इक्वेशन नंबर 6 प्राप्त हुआ। इक्वेशन नंबर 6 में जो ये हिस्सा है उसको अगर ए प्राइम से हम रिप्लेस कर दें तो हमें इक्वेशन नंबर 7 प्राप्त होगा। जब कि जो ए प्राइम है जो उसको हम कहते हैं एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट या शेनन गुणांक और जो ये माइनस एल एन आई डिवाइडेड बाय आई जीरो है इसको एब्जॉर्बेंस कहा जाता है। एब्जॉर्बेंस को ए के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो ये हुई बात लैम्बर्ट लॉ की। इसी के तर्ज में इसी की तरह से बियर लॉ को भी मैथमेटिकली हम लिख सकते हैं जिसमें कि हम कंसंट्रेशन को शामिल करते हैं। तो लैम्बर्ट और बियर लॉ ये दोनों बातों को यानी पाथ लेंथ और कंसंट्रेशन को शामिल करते हुए हम इस प्रकार से मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को लिख सकते हैं। और ये जो इक्वेशन नंबर 8 है उसको हम जब इक्वल टू में चेंज करते हैं प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को तो हमें कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। ये है बी जो कांस्टेंट है और बी को हम कह रहे हैं मोलर एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट इस वाले इक्वेशन के लिए और यहाँ जो सी है वो कंसंट्रेशन मोल पर प्रति लीटर को प्रदर्शित कर रहा है। लैम्बर्ट लॉ के में जिस तरह से हमने चेंज किए थे उसी तरह से इस वाले बियर लैम्बर्ट लॉ के इक्वेशन को भी हम चेंज करेंगे और हमें 9 से हमको मिलेगा इक्वेशन नंबर 10 और इक्वेशन नंबर 10 को रीअरेंज करेंगे और ये जो कांस्टेंट है उसकी जगह अगर हमने एप्सिलॉन लगाया तो बनेगा हमारा इक्वेशन नंबर 11 जो कि बियर लैम्बर्ट लॉ का बेसिक इक्वेशन है। इससे इक्वेशन नंबर 11 से
बियर लैम्बर्ट लॉ को प्रदर्शित किया जाता है। इक्वेशन नंबर 11 को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं और यहाँ पर -ln I/I0 को एब्जॉर्बेंस या अवशोषणांक कहा जाता है और उसको हम इस प्रकार से एप्सिलॉन के को यूज करते हुए इस प्रकार भी लिख सकते हैं, जो कि हमने कुछ स्लाइड पहले जब हमने बियर लैम्बर्ट लॉ का स्टेटमेंट देखा था, उसमें भी हमने इस वाले इक्वेशन का इस्तेमाल करके बियर लैम्बर्ट लॉ को प्रदर्शित किया था। यहाँ जो एप्सिलॉन है उसे कहते हैं मोलर एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट और इसको लीटर पर मोल पर सेंटीमीटर के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। जो इक्वेशन 11 था इससे पहले वाले स्लाइड में, उसको बियर लैम्बर्ट लॉ का एक्सप्रेशन कहा जाता है। एब्जॉर्बेंस की जो वैल्यू होती है, जो एब्जॉर्बेंस ए द्वारा प्रदर्शित होता है, वो 0 से लेकर 1 तक होती है। 0 तब होता है जब आपतित किरण या इंसिडेंट रेडिएशन और जो इमिटेड रेडिएशन है आई, उनकी इंटेंसिटी बराबर होती है और ऐसे में I0/I का मान 1 होगा और लॉग इसका जो 10 होगा वो लॉग बेस 10 में इसकी वैल्यू होगी 0। तो एब्जॉर्बेंस जब 0 है उसका अर्थ है कि कोई भी लाइट अवशोषित नहीं हुई है। तो ये बात अपने को ध्यान में रखनी है। जो बियर लैम्बर्ट लॉ है उसका जो ग्राफ है वो इस प्रकार से आता है और जो ग्राफ का स्लोप है यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये यहाँ पर लिखा हुआ है। कंसंट्रेशन जैसे जैसे बढ़ रहा है इस दिशा की ओर, एक्स एक्सिस में हमने कंसंट्रेशन रखा है और वाई एक्सिस में एब्जॉर्बेंस रखा है। तो आप देख सकते हैं जैसे जैसे कंसंट्रेशन बढ़ रही है वैसे वैसे एब्जॉर्बेंस बढ़ रही है। तो इस प्रकार का स्ट्रेट लाइन आता है, लेकिन इसमें भी कुछ इसके लिमिटेशंस हैं। बियर लैम्बर्ट लॉ जो है उससे हम अज्ञात सांद्रता वाले सॉल्यूशन की सांद्रता पता कर सकते हैं, लेकिन वो कंपाउंड क्या है उसका हमें पता हो तो ज्यादा आसानी रहती है। तो अगर हमें कंपाउंड पता है तो उसके हम कुछ अलग अलग ज्ञात सॉल्यूशंस, नोन सॉल्यूशंस जो है, नोन सांद्रता वाले सॉल्यूशन, ज्ञात सांद्रता वाले सॉल्यूशन हम बना के रख लेते हैं और उसका एब्जॉर्बेंस हम पता कर लेते हैं। और ये देखिए ज्ञात जो कंसंट्रेशन होगा, एक यहाँ होगा, दूसरा इस जगह पे होगा और तीसरा लगभग यहाँ पर होगा। ये कंसंट्रेशन के सॉल्यूशन बनाए, उनके ये एब्जॉर्बेंस हुए और हमने ग्राफ प्लॉट किया, जो ये लाल रंग की जो लाइन, स्ट्रेट लाइन हमें प्राप्त हुई। ये ध्यान दीजिए कि जो स्ट्रेट लाइन है वो सभी बिंदुओं को जोड़ते हुए नहीं बनती है, वो सभी बिंदुओं के पास से होकर गुजरती हुई सबसे अच्छी सीधी रेखा होती है। अज्ञात जो कंसंट्रेशन वाला सॉल्यूशन है उसका एब्जॉर्बेंस ज्ञात कर लेते हैं और यहाँ से स्ट्रेट लाइन बनाते हैं जो इस ग्राफ से टकराती है। जहां टकराती है वहीं से सीधे 90 डिग्री नीचे ले आते हैं। जहां यहाँ पर टकराती है वो अज्ञात विलयन का कंसंट्रेशन या सांद्रता होती है। तो इस प्रकार से हम बियर लैम्बर्ट लॉ के ग्राफ से अज्ञात सांद्रता को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। मोलर एब्जॉर्प्टिविटी को एप्सिलॉन से प्रदर्शित किया जाता है और बियर लैम्बर्ट लॉ के द्वारा, इक्वेशन के द्वारा इसको हम इस प्रकार से रीअरेंज करके लिख सकते हैं। मोलर एब्जॉर्प्टिविटी को, मोलर अवशोषणांक को मोलर क्षीणन गुणांक या मोलर एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट के नाम से भी जाना जाता है और यह जो वैल्यू है उसकी जो वैल्यू है ये प्रदर्शित करती है कि कोई भी केमिकल स्पीशीज कितनी अच्छी तरह से लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है। अगर वैल्यू बहुत ज्यादा है तो बहुत अच्छी तरह से लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है और इसकी वैल्यू अगर कम है तो अवशोषण कम हो रहा है। मोलर एब्जॉर्प्टिविटी के जो यूनिट्स हैं वो एल पर मोल, लीटर पर मोल पर सेंटीमीटर है, जो कि हम यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए कंसंट्रेशन नीचे की तरफ है और जो पाथ लेंथ है वो भी नीचे की तरफ है, इसलिए जो इसके यूनिट्स होंगे वो इस प्रकार से लिखे जाएंगे। मोलर एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट या एप्सिलॉन या मोलर एब्जॉर्प्टिविटी वह एब्जॉर्बेंस है जब एक मोलर कंसंट्रेशन, 1 मोल प्रति लीटर वाले कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन को हमने लिया और पाथ की लंबाई उसकी 1 सेंटीमीटर है। और इसके लिए हमें एक खास वेवलेंथ जो है उसको फिक्स करना होता है। उस पर, उस खास वेवलेंथ पर कितनी मोलर एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट है ये गणना की जाती है। मोलर एक्सटेंशन कोफिशिएंट जो है वो खास तौर से नेचर ऑफ द एब्जॉर्बिंग सॉल्यूट, जो
अवशोषण करने वाला स्पीशीज है उसकी प्रकृति क्या है, और लाइट की वेवलेंथ, मोनोक्रोमैटिक लाइट की वेवलेंथ क्या है, जो मोनोक्रोमैटिक लाइट इसके लिए इंसिडेंट रेडिएशन के रूप में या आपतित किरण के रूप में इस्तेमाल की गई, उसकी वेवलेंथ क्या है, इन दोनों बातों पर खास तौर से विशेष रूप से निर्भर करते हैं। आते हैं हम लिमिटेशन ऑफ बियर लैम्बर्ट लॉ पर। बियर लैम्बर्ट लॉ जो है वो हर कंसंट्रेशन के लिए लागू नहीं होता है। इसमें विचलन होता है पॉजिटिव डेविएशन या नेगेटिव डेविएशन, नेगेटिव विचलन। और ये अगर सॉल्यूशन की सांद्रता 10 मिलीमोल से अधिक है तो ऐसी स्थिति में अक्सर बियर लैम्बर्ट लॉ फॉलो नहीं होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि अधिक सांद्रता वाले सॉल्यूशन में, यानी इससे अधिक अगर सांद्रता है तो कई तरह के इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस जो है वो काम करने लग जाते हैं, मॉलिक्यूल्स के आपस के बीच में आकर्षण बल बढ़ जाता है, कई बार हाइड्रोजन बंध बनते हैं या डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन होते हैं, जिससे इस प्रकार के जो विचलन है वो प्राप्त होते हैं। जो बियर लैम्बर्ट लॉ है उससे डेविएशन के कुछ कारण हैं। पहली बात तो फंडामेंटल लिमिटेशन की, बियर लैम्बर्ट लॉ केवल लो कंसंट्रेशन के लिए लागू है। इसके अलावा यदि जो सब्सटेंस या कंपाउंड फ्लोरेसेंस या फॉस्फोरेसेंस या स्कैटरिंग इत्यादि प्रदर्शित करता है, ऐसी स्थिति में भी बियर लैम्बर्ट लॉ से डेविएशन हो जाता है या बियर लैम्बर्ट लॉ ऐसी स्थिति में लागू नहीं हो पाता है। अगर जो सेकंड है वो है अगर कि जो कंपाउंड है वो अपने किसी और फॉर्म के साथ इक्विलिब्रियम में है, जैसे कि कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म में कीटो रूप और इनो रूप, उसी यौगिक का कीटो और इनो रूप आपस में एक दूसरे के साथ साम्यावस्था या इक्विलिब्रियम में होते हैं। ऐसे में भी बियर लैम्बर्ट लॉ जो है वो फॉलो नहीं होती है। तो ये कमी है या डेविएशन है बियर लैम्बर्ट लॉ का। यदि जो यौगिक और उसका विलायक आपस में किसी तरह से संकुल बना लें, ऐसे में भी बियर लैम्बर्ट लॉ फॉलो नहीं होती है और उससे डेविएशन या विचलन हो जाता है। इंस्ट्रूमेंटल लिमिटेशन भी बियर लैम्बर्ट लॉ से विचलन या डेविएशन का कारण हो सकता है। इसमें यह है कि यदि इंस्ट्रूमेंट ऐसा हो कि मोनोक्रोमैटिक रेडिएशन की फाइन लाइन न बना पाए, यानी एक छोटा सा बैंड वो दे, यानी 3, 4, 5, 7 या इस तरह से रेडिएशंस, वेवलेंथ वाले रेडिएशंस निकल आए और उसका इस्तेमाल किया जाए एस्टिमेशन के लिए या फिर स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए, तो ऐसे में जो है बियर लॉ से डेविएशन होता है और ऐसे में हमें नेगेटिव डेविएशन प्राप्त होता है। नेगेटिव डेविएशन यानी ये इस प्रकार से जो लाइन है वो झुक जाती है स्ट्रेट जाने के बजाय। तो ये कुछ कमियां हैं, कुछ कमियों के कारण हैं जिनकी वजह से कमियां आ जाती हैं। बियर लैम्बर्ट लॉ का एप्लीकेशन क्या है? बियर लैम्बर्ट लॉ जो है पुराने टेक्निक में, पहले हम यदि किसी यौगिक की पहचान करना चाहते थे और उसका कंसंट्रेशन पता करना चाहते थे, तो पहले तो उसको इम्प्योरिटी से सेपरेट करना होता, प्यूरिफिकेशन करना होता है, फिर उसके केमिकल टेस्ट करने होते हैं, फिर उसकी सांद्रता मेजर की जाती है। लेकिन बियर लैम्बर्ट लॉ के द्वारा ये सारे स्टेप्स जो हैं वो शॉर्ट हो जाते हैं या नहीं करने पड़ते हैं। हम सॉल्यूशन में से सीधे उस लाइट को पास करते हैं, उस मोनोक्रोमैटिक लाइट को पास करते हैं जिसका हमें शक है कि वो यौगिक यहाँ पर है, उससे संबंधित मोनोक्रोमैटिक लाइट को सॉल्यूशन में से पास किया जाता है। अगर एब्जॉर्प्शन है तो वो कंपाउंड है, और एब्जॉर्प्शन जितना तीव्र है उतनी अधिक उसकी कंसंट्रेशन है। और किस तरह से निकाल सकते हैं हम उसकी कंसंट्रेशन, वो हम ग्राफ के द्वारा निकाल सकते हैं, जो कि इससे पहले वाले स्लाइड्स में मैंने आपको बताया था। एग्जाम्पल के लिए जैसे बिलीरुबिन है, काउंट ब्लड सैंपल में निकालना हो तो ब्लड सैंपल में से हमें बिलीरुबिन जो जिस लाइट को एब्जॉर्ब करेगा उस मोनोक्रोमैटिक लाइट को सैंपल में से पास करते हैं, और अगर अवशोषण होता है तो बिलीरुबिन है, और जितना अधिक अवशोषण होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, उतनी ही ज्यादा मात्रा में बिलीरुबिन है। इसी प्रकार से विभिन्न प्रकार के जो सेल्स होते हैं उसमें कौन-कौन से एब्ज़ॉर्प्शन, कौन-कौन से केमिकल्स के एब्ज़ॉर्प्शन हो चुके हैं या हुए हैं या पॉइज़निंग है, उनकी भी हम जाँच स्पेक्ट्रोस्कोपिक तकनीक या
बियर लैम्बर्ट लॉ के द्वारा कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है आज का मैटर आपको समझ में आया होगा और वीडियो को स्टॉप करते हुए आप अपना नोट्स बनाइएगा। जल्द ही मिलते हैं हम इसके सेकंड पार्ट के साथ, यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी के सेकंड पार्ट के साथ। थैंक यू फॉर बीइंग विद मी।